स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम डीबीटी जेआरएफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में अब हम जो पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो है एंजाइम से रिलेटेड, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंजाइम जो आपका चैप्टर है, इसको मेरा सजेशन यही है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, इनको मतलब आप एग्ज़ाम के लिए करके जाएँगे, ठीक है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ आपको ट्रिक्स बताएँगे, कुछ आपको बेसिक नॉलेज देंगे जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने लगाए हुए हैं, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीएसआईआर 2019 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था एंजाइम से रिलेशन में, और ये 2 क्वेश्चन आपके डीबीटी जेआरएफ में पूछा गया है जो कि आपका 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो कुछ बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे खेल करते हैं वो लोग आपके साथ। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको केएम देखने को मिल रहा है, एंजाइम काइनेटिक्स देखने को मिल रहा है। तो हालाँकि अभी हम बहुत डिटेल में ना जाकर केवल हम पर्टिकुलर केएम वगैरह को देखेंगे या एंजाइम्स की एफिनिटी को देखेंगे। तो हमें केवल क्या करना है कि इस पर्टिकुलर डेफिनिशन से ही हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि केएम क्या होता है। तो केएम जो होता है ये नाम में एम लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, माइकलिस मेंटन जो कि आपके 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डेरिवेशन को स्टेबलाइज़ किया था। और एंजाइम्स में जब आप पढ़ते हैं, बेसिकली एंजाइम जैसा कि आपको पता है ये आपके बायो कैटालिस्ट होते हैं। तो जब ये आपके रिएक्शन करते हैं तो उसकी जो मैकेनिज्म होती है, उन चीज़ों को समझने के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, केएम बोलते हैं। ठीक है? तो Km जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है, ये डिफाइन करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज़ रिएक्शन। मतलब जब कोई एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज़ करता है, तो उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कितने हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुँचने में उसको कितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है? या फिर आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं, इट इंडिकेट द हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल जो कि बाउंड हो चुके हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होती है वो केएम वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है? मतलब जब आपकी 50% वो सबस्ट्रेट से बाउंड हो जाते हैं, तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जो आपका कांस्टेंट होता है उसको केएम बोलते हैं। केएम जो होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर्टिकुलर गिवन एंजाइम का अपना-अपना एक केएम होता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द ईएस कॉम्प्लेक्स। बेसिकली क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम से रिएक्शन करता है। बेसिकली जो बीच में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जहाँ पे ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, और पर्टिकुलर फिर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यही बेसिक स्टोरी होती है। होता क्या है कि एंजाइम्स के ऊपर क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करते हैं। ये एक स्टोरी आपकी बेसिक होती है, ठीक है? तो उसी सारी चीज़ों में आपका केएम भी आता है। तो केएम जो होता है वो आपका स्ट्रेंथ को बताता है कि कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर केएम की वैल्यू कम होती है, मतलब लो केएम वैल्यू इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी को बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। सिंपल सी बात यह है कि जब केएम की वैल्यू आपको याद रखना है कि जब केएम की वैल्यू कम होगी तो यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट में हाई एफिनिटी है। बस आपको ये थंब रूल याद रखना है। बाकी इसके डिटेल के बारे में जब हम एंजाइम्स को डिटेल में कवर करेंगे तो हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि जब केएम की वैल्यू घटेगी तो एंजाइम्स की एफिनिटी बढ़ती है, और इसी के वाइस वर्सा आपको याद रखना है कि जब हाई केएम वैल्यू होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है वीक एफिनिटी को। बेसिकली जो आपका केएम होता है वो आपका रेंज 10 की पावर -5 से 2 के रेंज में देखने को मिलता है, और केएम जो होता है वो नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो होता है ये आपके एंजाइम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली जो इसका फॉर्मूला बन के आता है वो केएम जो होता है वो हाफ वी मैक्स होता है, और जब ये सबस्ट्रेट के रिगार्डिंग ये सारी बातें चलती हैं, राइट? इसी तरीके से जब आप केएम पढ़ते हैं तो उसी में ही आप किसी भी एंजाइम्स के जो एफिनिटी या के बारे में हम उसको बताता है। उसी तरीके से एक आपका टर्म होता है जो कि केडी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। कभी-कभी इसको केएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो यानी कि इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है कि ये भी एग्जैक्ट केएम के तरीके फॉलो करता है। मतलब केएम इज इक्वल टू केडी आप लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू जब घटती है तो एंजाइम की एफिनिटी जो होती है वो बढ़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं के डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका घटेगा तो एंजाइम की एफिनिटी जो होती है सबस्ट्रेट के लिए क्या
होती है वो इंक्रीज़ होती है। यही आपका थंब रूल चलेगा, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी ये आपका एक फिगर लगा हुआ है जो कि आप अभी सोच रहे होंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है वो पहले बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम्स पे सब्सट्रेट आके बाइंड करेंगे, आपने सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। मान लीजिए कि इस एंजाइम पर सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ लीजिए। मान लीजिए कि इस एंजाइम्स पर क्या है 10 एक्टिव साइट है। ठीक है? हर एक एक्टिव साइट पर एक सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। मान लीजिए कि आपने सबस्ट्रेट अगर आपने 10 सबस्ट्रेट ऐड किए तो क्या होगा? ठीक है? धीरे-धीरे वो जाके बाइंड करते रहेंगे जिससे एंजाइम की कंसन मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि व्हेन द रिएक्शन रेट जो है वो Vmax पर पहुँच जाती है जिसके बाद फर्दर इंक्रीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आप सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं क्योंकि नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितनी आप मान लीजिए कि आपने 10 सबस्ट्रेट तो एंजाइम्स पे जाके बाइंड कर गए, आपने अभी और सबस्ट्रेट डाला, मान लीजिए 12 डाल दिया, 15 डाल दिया, लेकिन इसकी सारी एक्टिव साइट जो है वो फिल हो गई हैं, तो अब ये कहाँ जाके बाइंड करेगा? तो बाइंड तो नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए पहले जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है या आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता है लेकिन एक लेवल आने पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो ग्राफ होता है सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये जो ग्राफ है ये आपका सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बीच में ये ग्राफ जो होता है वो प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा? वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में प्लॉट होता है। सबसे पहले ये आपका कैसे जाएगा? ये आपका इस तरीके से आपका जाएगा, सबसे पहले ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन एक लेवल आने के बाद ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी इक्वल हो जाती हैं, मतलब एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इसको यहाँ पर जब ये अपने पीक पर आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम Vmax बोलते हैं और इसकी जो हाफ वेलोसिटी पर जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, उसको हम Km बोलते हैं। ये आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो होता है, वो आपको बताता है, राइट? यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय देखना है, तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ में पूछा गया कि एंजाइम काइनेटिक्स द एंजाइम कंसंट्रेशन को अगर आप डबल कर रहे हैं, तो Km के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है कि Km पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेनेशंस में देखा कि केएम का संबंध जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से है। मतलब जो ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे सबस्ट्रेट है, केएम है, वेलोसिटी है। यहाँ पे एंजाइम का ज़िक्र नहीं है, समझ रहे हैं? तो यानी कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो केएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तब आपको केएम की वैल्यू में कुछ ऊपर-नीचे देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और जो कि सीएसआईआर 2019 में 4 नंबर में आपसे पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आपको प्रोडक्ट और टाइम प्लॉट के बीच में रिएक्शन दिया गया है, कोई एंजाइम एक्स है जो कार्य कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आप इस डेटा को देखकर क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप इस ग्राफ पे गौर करेंगे तो जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ये इसी तरीके से मिलता-जुलता पूरा ग्राफ है, ठीक है? तो इस ग्राफ के पीक में हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमको Vmax मिलता है, जब ये स्ट्रेट के फॉर्म में आने शुरू हो जाता है, इसको हम Vmax बोलते हैं। ये आपका हाफ Vmax होता है और हाफ Vmax जो होता है वो Km होता है। तो सिंपली आप जब इक्वेशन को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि Vmax की वैल्यू जो है वो 60 है और Km की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 15 है। यहाँ पे आपको Km देखने को मिल रहा है, ये 15 हो गया, Vmax आपकी 60 हो गई, हाफ Vmax आपका 30 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे जाएँगे तो द Km एंड द Vmax ऑफ द एंजाइम जो है वो 15 है और 60 है। तो आप इस पे टिक करेंगे बट ये आपका गलत ऑप्शन होगा। क्यों गलत ऑप्शन होगा? तो उसको पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, गलत क्यों ऑप्शन होगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो सबस्ट्रेट के बीच में होता है, ना कि प्रोडक्ट के बीच में होता है, ठीक है? तो यानी कि जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा, इधर आपका वेलोसिटी होना चाहिए, इधर आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यानी कि इन्होंने ये चीज़ जो है वो इन्होंने गलत बता दी है कि आप इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइदर द केएम नॉर द वीमैक्स ऑफ द एंजाइम जो कि इस ग्राफ से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? नहीं किया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार डीबीटी में, जेआरएफ के एग्ज़ाम में, सीएसआईआर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इवन बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे मैनिपुलेट करके आपसे पूछेंगे, आपको सारा ग्राफ वैसा ही दिखेगा और आप उसको ज़रा-सा आप यहाँ पे गलती करेंगे तो यानी कि
जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ग्राफ आखिर बना किसके बीच में है। तो ग्राफ जो होना चाहिए वो सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ होना चाहिए। समझ रहे हैं? तभी आप केएमएम और वीमैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो कहानी इसी तरीके से पूरा बना के देगा और आप आंसर गलत करके आएँगे। राइट? तो 2 इन्फॉर्मेशन से आपकी कहानी कंसर्न क्लियर हो गई कि आज से केएम का जो हम भी पढ़ेंगे वो एस से रिलेशन है, सबस्ट्रेट से रिलेशन है, ईएस से नहीं है। ठीक है? इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है? इसके बाद अब आपको क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बेसिक पूछा गया है जो कि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट से है कि कोई एक लिगेंड ए है और कोई एक लिगेंड बी है जो कि बाइंड करता है प्रोटीन पी से, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया गया है, तो आप क्या मतलब इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे ये समझना है, जैसे आपको मैंने बोला है कि नैनो मोलर माइक्रो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो 1 नैनो मोलर का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ और 100 नैनोमोलर का मतलब होता है 100 × 10⁻⁹ यही तो लिखोगे। तो 100 × 10⁻⁹ का मतलब होता है 10⁻⁷ और यहाँ पे एक बेसिक चीज आप याद रखिएगा कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर करना है, तो जो आपको केएम बताता है वही चीज आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बताता है। ठीक है? और डिसोसिएशन कांस्टेंट जब आपका डिक्रीज करेगा तो आपकी एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी। ये आपका इनवर्स रिलेशन होता है, आप इस चीज को सीधा समझ सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी, यही तो हमने समझा था, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एफिनिटी इंक्रीज होगी उसकी सबस्टेट के लिए। तो यानी कि जब आप कभी भी गणित में जब आप देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 नंबर और 9 नंबर में कौन सा बड़ा है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि 9 जो है वो बड़ा वैल्यू है, यानी कि ये बिग है। यही तो आप कहोगे 9 नंबर जो है वो बड़ा है। लेकिन जब कभी भी कोई भी वैल्यू माइनस में जाती है या माइनस के पावर में जाती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10⁻⁹ और 10⁻⁷ में कौन बड़ा है, तो ये आप इतना याद रखिएगा कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। 10⁻⁷ बड़ा होता है और 10⁻⁹ जो होता है ये छोटी वैल्यू है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है उसकी वैल्यू आपकी 10⁻⁹ है और बी की वैल्यू जो है वो 10⁻⁷ है। तो एफिनिटी किससे ज्यादा होगी? एफिनिटी अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में देखेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो वैल्यू सबसे कम अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो वो 10⁻⁹ ए की है। समझ रहे हैं? ये वैल्यू जो होगी वो सबसे कम होगी। लॉजिकली अगर आप ऐसे कभी आप गणित के टर्म में देखेंगे 7 और 9 में बड़ा कौन है, तो आप सोचेंगे 9 बड़ा है। लेकिन -7 और -9 में जब आपसे पूछा जाएगा कौन बड़ा है, तो आपका -7 बड़ा हुआ। ठीक है? तो छोटी वैल्यू कौन हो गई? -9 हो गई। तो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यानी कि ये जो है ये इसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। 10⁻⁹ जो है वो कम वैल्यू है 10⁻⁷ से। तो यानी कि ए जो होगा वो बाइंड करेगा विथ मोर एफिनिटी विथ पी। समझ रहे हैं? ए की एफिनिटी जो होगी वो पी से ज्यादा होगी। ठीक है? एक बार वापस से आप समझ लीजिए, अगर मैं इसको वापस से अगर आपको क्लीन करके समझा दूं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? जैसे कि ये आपके लिए दिया गया है। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, 100 नैनोमोलर को हमने क्या कर लिया, 100 इंटू 10⁻⁹ कर लिया, ये 10⁻⁷ हो गया। 1 नैनो जो हो गया वो 10⁻⁹ हो गया। नॉर्मली भाषा में हम ये जानते हैं कि 9 बड़ी वैल्यू होती है, 7 छोटी वैल्यू होती है। लेकिन जब उसके आगे माइनस का निशान लगा होगा, तब हम क्या समझेंगे? कि तब हम ये समझेंगे ये आपकी छोटी वैल्यू होती है और ये आपकी बड़ी वैल्यू होती है। बस आपको इतना याद रखना है, -7 आपका बड़ा हो जाएगा। -7 जो है ये आपका बी के लिए है और ये आपका ए के लिए है। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी कि ए की एफिनिटी जो होगी वो पी के लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो आशा है कि ये सिंपल ट्रिक से आज आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा होगा। एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को नहीं जानते हैं या अगर आप इस एंजाइम काइनेटिक्स को नहीं जानते हैं, तो आपने केएम को समझ लिया। ठीक है? और केएम को जब आपने समझ लिया तो केएम डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने देख लिया, जितनी वैल्यू कम होगी एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सा आज हमने ये लॉजिक समझा। जब भी हम ग्राफ देखेंगे तो हमको किसके बीच में देखना है, सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बीच में देखना है। अगर इसके अलावा कोई ग्राफ देता है तो हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हमें ध्यान देना होगा। राइट? और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? तो जो भी आपका ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो ये ग्राफ आता है केएम वगैरह का, केएम का जो रिलेशन है वो आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से है, ना कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से है। ठीक है? तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। तो आशा है कि ये न्यूमेरिकल का ये वाला पार्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ऐसे और क्वेश्चंस आप
सॉल्व कीजिएगा जो भी आपको पुराने क्वेश्चंस आपको मिले, राइट। तो बाकी कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, कोई भी क्वेरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।